न्यूयॉर्क मुख्यालय के रूप में। हमारा बिजनेस लगातार बढ़ रहा था और इसके लिए मुझे अक्सर पूरब की यात्रा करनी पड़ती थी, खासकर न्यूयॉर्क की, जो ब्रिटेन के लिए लंदन जैसा है। अमेरिका के सभी सच में महत्वपूर्ण उद्यमों का मुख्यालय है। कोई भी बड़ा बिजनेस वहाँ प्रतिनिधित्व के बिना ठीक से नहीं चल सकता था। मेरे भाई और मिस्टर फिप्स को पिट्सबर्ग में बिजनेस की पूरी जानकारी थी। मेरा काम कंपनियों की सामान्य पॉलिसी को निर्देशित करना और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत करना था। मेरे भाई की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मिस लूसी कोलमैन से शादी की, जो हमारे सबसे मूल्यवान पार्टनर और दोस्तों में से एक की बेटी थी। होमवुड में हमारा पारिवारिक निवास उन्हें दे दिया गया और मुझे एक बार फिर पुराने संबंधों को तोड़कर 1867 में पिट्सबर्ग छोड़कर न्यूयॉर्क में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बदलाव मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मेरी माँ के लिए और भी मुश्किल। लेकिन वह अभी भी अपनी जवानी में थी और जब तक हम साथ थे, हम कहीं भी खुश रह सकते थे। फिर भी उन्हें अपना घर छोड़ने का बहुत दुख हुआ। हम न्यूयॉर्क में बिल्कुल अजनबी थे और शुरू में हमने सेंट निकोलस होटल में अपना ठिकाना बनाया, जो उस समय अपनी शान पर था। मैंने ब्रॉड स्ट्रीट में एक ऑफिस खोला। कुछ समय तक न्यूयॉर्क आने वाले पिट्सबर्ग के दोस्त ही हमारी खुशी का मुख्य स्रोत थे और पिट्सबर्ग के अखबार हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी लगते थे। मैं वहाँ अक्सर जाता था और मेरी माँ भी अक्सर मेरे साथ जाती थी, ताकि पुराने घर से हमारा रिश्ता बना रहे। लेकिन कुछ समय बाद नई दोस्ती बनी और नई रुचियाँ जागीं और न्यूयॉर्क को घर कहा जाने लगा। जब सेंट निकोलस के मालिकों ने अपटाउन में विंडसर होटल खोला, तो हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया और 1887 तक वही हमारा न्यूयॉर्क का घर था। मालिक मिस्टर हॉक हमारे मूल्यवान दोस्तों में से एक बन गए और उनके भतीजे और हम नाम आज भी वैसे ही हैं। न्यूयॉर्क में जिन शैक्षिक प्रभावों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, उनमें से कोई भी मिस्टर और मिसेस कोटलैंड पामर द्वारा स्थापित 19th सेंचुरी क्लब से ऊपर नहीं है। क्लब हर महीने उनके घर पर विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए मिलता था और जल्द ही इसने कई काबिल पुरुषों और महिलाओं को आकर्षित किया। यह मैडम बोटा की वजह से ही था कि मुझे मेंबरशिप के लिए चुना गया। एक असाधारण महिला प्रोफेसर बोटा की पत्नी, जिनका ड्राइंग रूम शहर के किसी भी दूसरे सैलून से ज़्यादा एक सैलून जैसा था। अगर सच कहूँ तो उस समय शायद वही एकमात्र ऐसा था जो सैलून जैसा था। एक दिन मुझे बोटा के यहाँ डिनर पर बुलाकर सम्मानित किया गया और वहाँ मैं पहली बार कई जाने-माने लोगों से मिला, जिनमें से एक मेरे जीवन भर के दोस्त और समझदार सलाहकार बने, एंड्रयू डी व्हाइट, जो उस समय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, बाद में रूस और जर्मनी में राजदूत बने और हेग कॉन्फ्रेंस में हमारे मुख्य प्रतिनिधि थे। यहाँ नवासी सेंचुरी क्लब में सच में एक अखाड़ा था। काबिल पुरुष और महिलाएं दिन के मुख्य विषयों पर सही तरीके से चर्चा करते थे, एक के बाद एक दर्शकों को संबोधित करते थे। ये सभाएं जल्द ही एक प्राइवेट कमरे के लिए बहुत बड़ी हो गईं। मासिक बैठकें फिर अमेरिकन आर्ट गैलरीज में होने लगीं। मुझे याद है कि पहली शाम जब मैंने वक्ताओं में से एक के रूप में हिस्सा लिया, तो विषय था डॉलर का अभिजात वर्ग, कर्नल थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन पहले वक्ता थे। यह न्यूयॉर्क के दर्शकों से मेरा पहला परिचय था। उसके बाद मैं कभी-कभी बोलता रहा। ये एक बेहतरीन ट्रेनिंग थी, क्योंकि हर बार बोलने के लिए पढ़ना और अध्ययन करना पड़ता था। मैं पिट्सबर्ग में इतने लंबे समय तक रहा था कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग की भावना अपना ली थी, जो सट्टेबाजी की भावना से अलग थी। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में अपनी स्थिति से प्राप्त मामलों की मेरी जानकारी ने मुझे उन कुछ पिट्सबर्ग के लोगों या फर्मों को जानने में सक्षम बनाया, जो उस समय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करते थे, और मैंने उनके करियर को गहरी दिलचस्पी से देखा। मुझे उनके ऑपरेशन सिर्फ एक तरह का जुआ लगते थे। मुझे तब नहीं पता था कि इन सभी लोगों ने या फर्मों की साख इस जानकारी से गंभीर रूप से खराब हो गई थी, जिसे छिपाना लगभग असंभव है, कि वे सट्टेबाजी करते थे। लेकिन उस समय फर्म इतनी कम थी कि मैं उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकता था। पिट्सबर्ग में ऑनेल और स्टॉक एक्सचेंज अभी तक स्थापित नहीं हुए थे और पूर्व के स्टॉक एक्सचेंजों से जुड़े तारों वाले ब्रोकर्स के ऑफिस अनावश्यक थे।
पिट्सबर्ग जोर देकर एक मैन्युफैक्चरिंग शहर था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न्यूयॉर्क में हालात कितने अलग थे। ऐसे बहुत कम बिजनेसमैन थे जिनका वॉल स्ट्रीट में कम या ज़्यादा निवेश ना हो। मुझसे सभी तरफ से उन अलग-अलग रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछताछ की जा रही थी जिनसे मैं जुड़ा हुआ था। मुझे ऐसे लोगों से ऑफर मिले जो निवेश के लिए पूंजी देने को तैयार थे और मुझे उसे मैनेज करने की इजाज़त दे रहे थे। उनका मानना था कि अंदर की जानकारी होने की वजह से मैं उनके लिए सफलतापूर्वक निवेश कर सकता हूँ। मुझे उन पार्टियों में शामिल होने के लिए इनविटेशन मिले जो चुपचाप कुछ प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल खरीदना चाहती थीं। असल में पूरा सट्टेबाज़ी का क्षेत्र मेरे सामने अपने सबसे आकर्षक रूप में फैला हुआ था। मैंने इन सभी लालच को ठुकरा दिया। इस तरह का सबसे ख़ास ऑफ़र जो मुझे कभी मिला, वह न्यूयॉर्क जाने के कुछ समय बाद विंडसर होटल में एक सुबह मिला। जे गोल्ड, जो उस समय अपने करियर के शिखर पर थे, मेरे पास आए और कहा कि उन्होंने मेरे बारे में सुना है और वह पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी का कंट्रोल खरीद लेंगे और अगर मैं इसके मैनेजमेंट के लिए खुद को समर्पित करने के लिए सहमत होता हूँ, तो मुझे सभी मुनाफ़े का आधा हिस्सा देंगे। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि हालाँकि मिस्टर स्कॉट और मैं बिज़नेस के मामलों में अलग हो गए थे, लेकिन मैं कभी उनके खिलाफ हाथ नहीं उठाऊँगा। बाद में मिस्टर स्कॉट ने मुझे बताया कि उन्होंने सुना है कि न्यूयॉर्क के लोगों ने उन्हें सफल बनाने के लिए मुझे चुना है। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इसका कभी ज़िक्र नहीं किया था। मैं उन्हें यह कहकर आश्वस्त कर पाया कि मैं जिस एकमात्र रेल रोड कंपनी का प्रेसिडेंट बनूँगा, वह वही होगी जिसका मैं मालिक हूँ। अजीब बात है कि समय का भैया क्या-क्या बदलाव लाता है। 1900 में एक सुबह लगभग 30 साल बाद मिस्टर गोल्ड के बेटे को उनके पिता के ऑफर के बारे में बताना और उनसे कहना मेरी बारी थी। आपके पिता ने मुझे महान पेंसिल्वेनिया सिस्टम का कंट्रोल ऑफर किया था। अब मैं बदले में उनके बेटे को समुद्र से समुद्र तक एक इंटरनेशनल लाइन का कंट्रोल ऑफर करता हूँ। बेटे और मैं पहले कदम पर सहमत हुए। वह था उसकी वाबाश लाइन को पिट्सबर्ग लाना। ये हमारी स्टील कंपनी के ट्रैफिक के 1/3 हिस्से का वाबाश को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत सफलतापूर्वक किया गया। हम पिट्सबर्ग से अटलांटिक तक पूर्वी विस्तार शुरू करने वाले थे। तभी मार्च 1901 में मिस्टर मॉर्गन ने मिस्टर श्वाब के माध्यम से मुझसे संपर्क किया और पूछा कि क्या मैं सच में बिजनेस से रिटायर होना चाहता हूँ। मैंने हाँ में जवाब दिया और इससे हमारे रेलवे ऑपरेशन खत्म हो गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सट्टेबाजी के लिए स्टॉक का एक भी शेयर नहीं खरीदा या बेचा, सिवाय पेंसिल्वेनिया रेल रोड शेयरों के एक छोटे से लॉट के, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था और जिसके लिए मैंने उस समय भुगतान नहीं किया था, क्योंकि बैंकरों ने इसे मेरे लिए कम दर पर रखने की पेशकश की थी। मैंने इस नियम का पालन किया है कि जो मैंने खरीदा नहीं है, उसे कभी नहीं खरीदूंगा और जो मेरा नहीं है, उसे कभी नहीं बेचूंगा। उन शुरुआती दिनों में हालांकि मेरी कई रुचियाँ थीं जो बिजनेस के दौरान खत्म हो गईं। इनमें कुछ स्टॉक और सिक्योरिटीज़ शामिल थीं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड थीं और मैंने पाया कि जब मैं सुबह अपना अखबार खोलता था तो मेरा मन पहले स्टॉक मार्केट के कोटेशन देखने का करता था। जैसा कि मैंने सभी बाहरी कंपनियों में अपनी सारी रुचियाँ बेचने और अपना ध्यान पिट्सबर्ग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर केंद्रित करने का फैसला किया था, मैंने आगे यह भी तय किया कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाने वाले किसी भी स्टॉक का मालिक भी नहीं बनूंगा। छोटी-मोटी रकम को छोड़कर जो मुझे अलग-अलग तरीकों से मिली, मैंने इस नियम का सख्ती से पालन किया है। ऐसा तरीका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हर आदमी और सभी प्रोफेशनल लोगों को अपनाना चाहिए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले आदमी के लिए। यह नियम बहुत ज़रूरी लगेगा। उसका दिमाग शांत और आज़ाद रहना चाहिए, ताकि वह उन समस्याओं पर समझदारी से फैसला कर सके जो लगातार उसके सामने आती रहती हैं लंबे समय में। अच्छे फैसले जैसा कुछ भी काम नहीं आता और कोई भी सही फैसला उस आदमी के पास नहीं रह सकता जिसका दिमाग स्टॉक एक्सचेंज के लगातार बदलते उतार चढ़ाव से परेशान रहता है। ये उसे नशे जैसी हालत में डाल देता है। जो नहीं है वह उसे देखता है और जो वह देखता है वह नहीं है। वह चीज़ों के सही मूल्य का अंदाज़ा नहीं लगा पाता या चीज़ों का सही नज़रिया नहीं देख पाता।
उसे छोटी-सी बात पहाड़ जैसी लगती है और पहाड़ छोटी-सी बात और वह ऐसे नतीजों पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे तर्क से पहुँचना चाहिए। उसका दिमाग स्टॉक कोटेशन पर होता है, न कि उन बातों पर जिनके लिए शांत सोच की ज़रूरत होती है। सट्टा एक परजीवी है जो मूल्यों पर पलता है, कुछ भी बनाता नहीं है। न्यूयॉर्क में बसने के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण काम केओकुक में मिसिसिपी नदी पर एक पुल बनाना था। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट श्री थॉमसन और मैंने पूरे स्ट्रक्चर, नींव, चिनवाई और ऊपरी ढांचे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और पेमेंट में बॉन्ड और स्टॉक लिए। यह काम हर मामले में शानदार सफल रहा, सिवाय आर्थिक रूप से। एक घबराहट ने कनेक्टिंग रेलवे को दिवालिया कर दिया। वे तय रकम का भुगतान नहीं कर पाए। प्रतिद्वंद्वी सिस्टम ने बर्लिंगटन में मिसिसिपी नदी पर एक पुल बनाया और मिसिसिपी के पश्चिमी किनारे पर केओकुक तक एक रेलवे लाइन बिछाई। हमें जो अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद थी, वह कभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि मिस्टर थॉमसन और मैं नुकसान से बच गए, हालांकि बहुत कम मार्जिन बचा था। इस पुल का ऊपरी ढांचा पिट्सबर्ग में हमारे कीस्टोन वर्क्स में बनाया गया था। इस काम के लिए मुझे कभी कभी केओकुक जाना पड़ता था और वहाँ मैंने कुछ होशियार और अच्छे लोगों से जान पहचान की, जिनमें जनरल ओवन, श्रीमती रीड और मिस्टर और श्रीमती लेटन शामिल थे। बाद में कुछ अंग्रेज दोस्तों के साथ केओकुक जाने पर सुदूर पश्चिम के समाज के बारे में उन्हें जो अनुभव हुआ, जो उन्हें सभ्यता के बिल्कुल बाहरी इलाके जैसा लगा, वह आश्चर्यजनक था। एक शाम जनरल रीड द्वारा हमें दी गई एक रिसेप्शन पार्टी में ब्रिटेन के किसी भी शहर के लिए सम्मानजनक लोगों की भीड़ जमा हुई। मेहमानों में से एक से ज्यादा लोगों ने युद्ध के दौरान खुद को प्रतिष्ठित किया था और राष्ट्रीय परिषदों में प्रमुखता हासिल की थी, केओकुक पुल के निर्माण में मिली प्रतिष्ठा के कारण। सेंट लुइस में मिसिसिपी पर पुल बनाने की योजना के प्रभारी लोगों ने मुझसे संपर्क किया, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये मेरे पहले बड़े वित्तीय लेन देन से जुड़ा था। 1869 में एक दिन इस उद्यम के प्रभारी सज्जन मिस्टर मैकफरसन, वह बहुत स्कॉटिश थे, मेरे न्यूयॉर्क कार्यालय आए और कहा कि वे पुल बनाने के लिए पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानना चाहते थे कि क्या मैं कुछ पूर्वी रेल कंपनियों को इस योजना में शामिल कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट की सावधानीपूर्वक जांच के बाद मैंने कीस्टन ब्रिज वर्क्स की ओर से पुल के निर्माण का अनुबंध किया। मैंने ब्रिज कंपनी के $4 मिलियन के फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड पर भी एक विकल्प प्राप्त किया और मार्च 1969 में उनकी बिक्री पर बातचीत करने के लिए लंदन के लिए रवाना हुआ। यात्रा के दौरान मैंने एक प्रोस्पेक्टस तैयार किया, जिसे मैंने लंदन पहुंचने पर छपवाया और अपनी पिछली यात्रा के दौरान महान बैंकर जूनियस एस मॉर्गन से जान पहचान होने के कारण मैं एक सुबह उनसे मिला और बातचीत शुरू की। मैंने प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी उनके पास छोड़ दी और अगले दिन कॉल करने पर मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मिस्टर मॉर्गन इस मामले को पॉजिटिव तरीके से देख रहे थे। मैंने उन्हें कुछ बॉन्ड इस ऑप्शन के साथ बेच दिए कि वे बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन जब उनके वकीलों को सलाह के लिए बुलाया गया तो बॉन्ड की भाषा में 20 बदलावों की ज़रूरत पड़ी। मिस्टर मॉर्गन ने मुझसे कहा कि चूंकि मैं स्कॉटलैंड जा रहा था, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अभी चला जाऊं। मैं सेंट लुइस में पार्टियों को लिख सकता था और पता लगा सकता था कि क्या वे प्रस्तावित बदलावों से सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते बाद मेरे लौटने पर मामला खत्म करने के लिए काफ़ी समय होगा, लेकिन मेरा मछली को इतनी देर तक खेलने देने का कोई इरादा नहीं था और मैंने उन्हें बताया कि मुझे सुबह सभी बदलावों पर सहमति का एक टेलीग्राम मिल जाएगा। अटलांटिक केबल कुछ समय से खुला था, लेकिन ये डाउटफुल है कि उसने उस दिन मेरे भेजे गए इतने लंबे प्राइवेट केबल को पहले कभी भेजा था। बॉन्ड की लाइनों को नंबर देना एक आसान काम था और फिर ध्यान से उन्हें देखकर यह बताना कि हर लाइन में कौन से बदलाव हटाना या जोड़ की ज़रूरत है। मैंने मैसेज भेजने से पहले मिस्टर मॉर्गन को दिखाया और उन्होंने कहा, ठीक है जवान आदमी, अगर तुम इसमें सफल होते हो तो तुम एक रेड मार्क के हकदार हो। जब मैं अगली सुबह ऑफिस में आया तो मुझे मिस्टर मॉर्गन के प्राइवेट ऑफिस में मेरे इस्तेमाल के लिए रखी डेस्क पर वह रंगीन लिफाफा मिला, जिसमें जवाब था। वह वहीं था, कल रात बोर्ड मीटिंग,
सभी बदलाव मंजूर। अब मिस्टर मॉर्गन, मैंने कहा, हम आगे बढ़ सकते हैं, ये मानते हुए कि बॉन्ड वैसा ही है जैसा आपके वकील चाहते हैं। कागज़ात जल्द ही पूरे हो गए। जब मैं ऑफ़िस में था तो द टाइम्स के फाइनेंशियल एडिटर मिस्टर सैम्पसन आए। मैंने उनसे इंटरव्यू किया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके कुछ शब्द एक्सचेंज पर बॉन्ड की कीमत बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। अमेरिकी सिक्योरिटीज पर हाल ही में फिस्क और गोल्ड की एरी रेलवे कंपनी के संबंध में की गई कार्रवाई और न्यूयॉर्क में जजों पर उनके कंट्रोल के कारण जोरदार हमला हुआ था, जो उनके इशारों पर काम करते दिख रहे थे। मुझे पता था कि इससे एक आपत्ति के तौर पर उठाया जाएगा और इसलिए मैंने तुरंत इसका जवाब दिया। मैंने मिस्टर सैम्पसन का ध्यान इस बात पर दिलाया कि सेंट लुइस ब्रिज कंपनी का चार्टर नेशनल गवर्नमेंट से था, जरूरत पड़ने पर सीधे यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती थी, जो उनके अपने ऊंचे ट्रिब्यूनल जैसा ही था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तारीफ के काबिल बात को अहमियत देने में खुशी होगी। मैंने पुल को कॉन्टिनेंटल हाईवे पर एक टोल गेट बताया और यह बात उन्हें पसंद आई। सब कुछ साफ और आसान था और जब वह ऑफिस से निकले तो मिस्टर मॉर्गन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, धन्यवाद नौजवान, तुमने आज सुबह उन बॉन्ड्स की कीमत 5% बढ़ा दी है। ठीक है मिस्टर मॉर्गन, मैंने जवाब दिया, अब मुझे दिखाओ कि मैं तुम्हारे लिए उन्हें 5% और कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये इशू बहुत सफल रहा और सेंट लुइस ब्रिज के लिए पैसा मिल गया। इस सौदे में मुझे काफ़ी मुनाफा हुआ था। ये यूरोप के बैंकरों के साथ मेरा पहला वित्तीय सौदा था। मिस्टर पुलमैन ने मुझे कुछ दिन बाद बताया कि मिस्टर मॉर्गन ने एक डिनर पार्टी में टेलीग्राफिक घटना के बारे में बताया था और भविष्यवाणी की थी, उस नौजवान का नाम सुना जाएगा। मिस्टर मॉर्गन के साथ सौदा खत्म करने के बाद मैं अपने पैतृक शहर डनफर्मलाइन गया और उस समय मैंने शहर को पब्लिक बात का तोहफा दिया। ये मुख्य रूप से इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह पहला बड़ा तोहफा था जो मैंने कभी दिया था। उससे बहुत पहले मैंने अपने चाचा लॉडर के सुझाव पर बैनोगबन के सामने स्टर्लिंग हाइट्स पे वेलेस स्मारक के लिए फंड में चंदा भेजा था। ये ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं उस समय टेलीग्राफ ऑफिस में था और $30 प्रति महीने की आमदनी में से यह काफ़ी बड़ी रकम थी, जबकि परिवार के खर्चे हमारे सामने थे। माँ को इसका कोई अफ़सोस नहीं था। इसके विपरीत उन्हें बहुत गर्व था कि उनके बेटे का नाम चंदा देने वालों की सूची में था और उनके बेटे को लगा कि वह सच में एक आदमी बनने लगा है। सालों बाद मेरी माँ और मैं स्टर्लिंग गए और वहाँ वॉलेस टॉवर में सर वॉल्टर स्कॉट की एक मूर्ति का अनावरण किया, जो उन्होंने स्मारक समिति को भेंट की थी। शुरुआती चंदे के बाद से हमने तब तक काफ़ी प्रगति कर ली थी, कम से कम आर्थिक रूप से, लेकिन वितरण अभी शुरू नहीं हुआ था। अब तक मेरे लिए ये संचय का युग था। 1867 में यूरोप महाद्वीप की यात्रा के दौरान और जो कुछ मैंने देखा, उसमें गहरी दिलचस्पी होने के बावजूद ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मन घर के मामलों पर नहीं था। अक्सर आने वाले पत्रों से मुझे व्यापारिक मामलों की जानकारी मिलती रहती थी। गृह युद्ध के कारण प्रशांत महासागर तक रेलवे संचार का सवाल सामने आया था और कांग्रेस ने एक लाइन के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया था। ओमाहा में पहली खुदाई अब भी अभी हुई थी और यह इरादा था कि लाइन को आखिरकार सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचाया जाएगा। एक दिन रोम में रहते हुए मुझे लगा कि यह उस समय की उम्मीद से बहुत पहले किया जा सकता है। राष्ट्र ने यह तय कर लिया था कि उसके क्षेत्र को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए और यह भरोसा किया जा सकता था कि इसे पूरा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। मैंने अपने दोस्त मिस्टर स्कॉट को लिखा, यह सुझाव देते हुए कि हमें बड़ी कैलिफोर्निया लाइन पर स्लीपिंग कार लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। उनके जवाब में ये शब्द थे, ठीक है जवान आदमी, तुम तो मौके का फ़ायदा उठाते हो। फिर भी अमेरिका लौटने पर मैंने इस विचार पर काम किया। स्लीपिंग कार का बिजनेस, जिसमें मेरी दिलचस्पी थी, इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्य मिलना असंभव था।
इसी वजह से आज की पुलमैन कंपनी बनी। सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बस इतनी तेज़ी से पूरे इलाके को कवर नहीं कर पा रही थी और मिस्टर पुलमैन ने दुनिया के सबसे बड़े रेलवे सेंटर शिकागो से शुरुआत करके जल्द ही मूल कंपनी को टक्कर दी। उन्होंने यह भी देख लिया था कि पैसिफिक रेल रोड दुनिया की सबसे बड़ी स्लीपिंग कार लाइन होगी और मैंने उन्हें उसी चीज़ के लिए काम करते हुए पाया जिसके लिए मैंने शुरुआत की थी। वह सच में रास्ते में एक शेर थे। फिर से कोई एक घटना से सीख सकता है, जो मुझे खुद मिस्टर पुलमैन से पता चली कि कैसे छोटी-छोटी बातों से कभी-कभी महत्वपूर्ण मामले तय होते हैं। यूनियन पैसिफिक रेलवे के प्रेसिडेंट शिकागो से गुजर रहे थे। मिस्टर पुलमैन उनसे मिलने गए और उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया। मेज़ पर मिस्टर स्कॉट को संबोधित एक टेलीग्राम पड़ा था, जिसमें लिखा था, स्लीपिंग कारों के लिए आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मिस्टर पुलमैन ने अनजाने में इसे पढ़ लिया और इससे पहले कि वह खुद को रोक पाते, वह उसे देखे बिना नहीं रह सके, जहां वह पड़ा था। जब प्रेसिडेंट ड्यूरेंट कमरे में आए तो उन्होंने उन्हें यह समझाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि आप तब तक इस मामले पर फैसला नहीं करेंगे जब तक मैं आपको कोई प्रस्ताव न दूं। मिस्टर ड्यूरेंट ने इंतजार करने का वादा किया। इसके तुरंत बाद न्यूयॉर्क में यूनियन पैसिफिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई। मिस्टर पुलमैन और मैं दोनों मौजूद थे। दोनों उस इनाम को पाने की कोशिश कर रहे थे जिसे न तो उन्होंने और न ही मैंने मांगा था। एक शाम हम सेंट निकोलस होटल की चौड़ी सीढ़ियों एक पर एक ही समय पर चढ़ने लगे। हम पहले मिल चुके थे, लेकिन एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते थे। हालांकि जब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो मैंने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन। हम यहाँ साथ हैं और क्या हम खुद को अच्छे खासे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं? वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे और बोले, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उन्हें पूरी बात समझाई। हम अपने कंपटीशन वाले प्रपोज़ल से उन फ़ायदों को ही ख़त्म कर रहे थे, जिन्हें हम पाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने कहा, तो तुम इसके बारे में क्या करने का सोच रहे हो? एक हो जाओ, मैंने कहा। यूनियन पैसिफिक को एक जॉइंट प्रपोज़ल दो, तुम्हारी पार्टी और मेरी, और एक कंपनी बनाओ। तुम इसे क्या नाम दोगे? उन्होंने पूछा। दी पुलमैन पैलेस कार कंपनी, मैंने जवाब दिया। ये उन्हें बिल्कुल सही लगा और मुझे भी उतना ही अच्छा लगा। मेरे कमरे में आओ और इस बारे में बात करते हैं, उस बड़े स्लीपिंग कार वाले आदमी ने कहा। मैंने वैसा ही किया और नतीजा यह हुआ कि हमें जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हमारी कंपनी बाद में जनरल पुलमैन कंपनी में मिल गई और हमने उस कंपनी में अपने पैसिफिक इंटरेस्ट के लिए शेयर ले ली। जब तक 1873 के बाद के फाइनेंशियल संकट के दौरान हमारे आयरन और स्टील के हितों की रक्षा के लिए मुझे अपने शेयर बेचने के लिए मजबूर नहीं किया गया। मेरा मानना है कि मैं पुलमैन कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। ये आदमी पुलमैन और उसका करियर इतना पूरी तरह से अमेरिकन है कि उसके बारे में कुछ शब्द कहना गलत नहीं होगा। मिस्टर पुलमैन पहले एक काम करने वाले बढ़ई थे, लेकिन जब शिकागो को ऊंचा करना पड़ा तो उन्होंने एक तय रकम पर घरों को हटाने या ऊंचा करने का ठेका अपने दम पर लिया। बेशक वह सफल रहे और इस छोटी सी शुरुआत से वह उस लाइन में मुख्य और सबसे जाने माने ठेकेदारों में से एक बन गए। अगर किसी बड़े होटल को उसके सैकड़ों मेहमानों को परेशान किए बिना या उसके बिजनेस में किसी भी तरह से दखल दिए बिना 10 फीट ऊंचा करना होता था, तो मिस्टर पुलमैन ही वह आदमी थे। वह उन दुर्लभ लोगों में से एक थे जो चीज़ों की दिशा देख सकते थे और हमेशा, जैसा कि कहा जाता है, मुख्य धारा में तैरते हुए पाए जाते थे जहां हलचल सबसे तेज थी। उन्होंने जल्द ही देखा, जैसा कि मैंने देखा, कि स्लीपिंग कार अमेरिकन महाद्वीप पर एक पक्की ज़रूरत थी। उन्होंने शिकागो में कुछ कारें बनाना शुरू किया और वहां केंद्रित लाइनों पर ठेके हासिल किए। पूर्वी कंपनी मिस्टर पुलमैन जैसे असाधारण आदमी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। मैंने जल्द ही यह पहचान लिया और हालांकि मूल पेटेंट पूर्वी कंपनी और खुद मिस्टर वुडरफ, जो मूल पेटेंट धारक थे, के पास थे, और हालांकि हम कई सालों की मुकदमेबाजी के बाद पेटेंट के उल्लंघन के लिए हर्जाना हासिल कर सकते थे, फिर भी ऐसा करने से पहले जो समय बर्बाद होता वह पुलमैन को देश की महान कंपनी बनाने के लिए काफ़ी होता। इसलिए मैंने पूरी गंभीरता से वकालत की कि हमें मिस्टर पुलमैन के साथ मिल जाना चाहिए, जैसा कि मैं पहले यूनियन पैसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ मिला था।
चूंकि मिस्टर पुलमैन और पूर्वी कंपनी के कुछ सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध संतोषजनक नहीं थे, इसलिए ये सबसे अच्छा समझा गया कि मैं बातचीत करूं, क्योंकि मैं दोनों पक्षों के साथ दोस्ताना संबंध में था। हम जल्द ही इस बात पर सहमत हो गए कि पुलमैन कंपनी को हमारी कंपनी सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को अपने में मिला लेना चाहिए, और इस तरह मिस्टर पुलमैन पश्चिम तक सीमित रहने के बजाय महान पेंसिल्वेनिया ट्रंक लाइन पर अटलांटिक समुद्र तट तक के अधिकारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इससे उनकी कंपनी सभी संभावित प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गई। मिस्टर पुलमैन उन सबसे काबिल लोगों में से एक थे जिन्हें मैं जानता हूं, और मैं उनका आभारी हूं, खासकर एक कहानी के लिए जिसमें एक सीख थी। मिस्टर पुलमैन को भी हर दूसरे इंसान की तरह मुश्किलें और निराशाएं थीं, और वह हर बार सफल नहीं होते थे। कोई भी नहीं होता। सच कहूं तो मैं उनके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो स्लीपिंग कार चलाने के बिजनेस से जुड़ी मुश्किलों को संतोषजनक तरीके से पार कर पाता और फिर भी कुछ अधिकार बनाए रख पाता जिनका रेलवे कंपनियों को सम्मान करना पड़ता। रेलवे कंपनियों को अब बेशक अपनी खुद की स्लीपिंग कार चलानी चाहिए। एक बार जब हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें हमेशा इस कहानी से सुकून मिलता है। पश्चिमी काउंटी में एक बूढ़े आदमी ने जिंदगी की सभी मुश्किलों का सामना किया था, और जितनी आमतौर पर होती हैं उससे कहीं ज्यादा। और जब उसके पड़ोसी उस पर दया दिखा रहे थे तो उसने जवाब दिया, हाँ मेरे दोस्तों, तुम जो कहते हो वह सब सच है। मेरी जिंदगी बहुत लंबी और मुश्किलों से भरी रही है, लेकिन उनके बारे में एक अजीब बात है, उनमें से 90% कभी हुई ही नहीं। सच में इंसान की ज्यादातर परेशानियां काल्पनिक होती हैं और उन्हें हंसी में उड़ा देना चाहिए। जब तक पुल पर न पहुंच जाओ तब तक उसे पार करने की सोचना मूर्खता है, या जब तक शैतान से न मिलो तब तक उसे गुड मॉर्निंग कहना पूरी मूर्खता है। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक सब ठीक रहता है, और तब भी 10 में से 9 बार यह उतना बुरा नहीं होता जितना सोचा था। एक समझदार आदमी पक्का आशावादी होता है। इन अलग अलग बातचीत में मिली सफलता ने मुझे न्यूयॉर्क में कुछ पहचान दिलाई, और मेरा अगला बड़ा काम 1871 में यूनियन पैसिफिक रेलवे के संबंध में था। उसके एक डायरेक्टर मेरे पास आए और कहा कि उन्हें किसी तरह $6 लाख, आज के कई मिलियन डॉलर के बराबर की रकम इकट्ठा करनी है ताकि वे एक संकट से निकल सकें। और कुछ दोस्तों ने जो मुझे जानते थे और उस रोड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, सुझाव दिया था कि मैं शायद पैसे का इंतजाम कर पाऊंगा, और साथ ही पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी के लिए उस महत्वपूर्ण पश्चिमी लाइन पर लगभग कंट्रोल हासिल कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मिस्टर पुलमैन डायरेक्टर के साथ आए थे, या शायद मिस्टर पुलमैन खुद ही सबसे पहले इस विषय पर मेरे पास आए थे। मैंने इस मामले को उठाया और मुझे लगा कि अगर यूनियन पैसिफिक रेलवे के डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ऐसे लोगों को चुनने के लिए तैयार हो जाएंगे जिन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड नॉमिनेट करेगा, तो इस तरह पेंसिल्वेनिया को जो ट्रैफिक मिलेगा वह उस कंपनी को यूनियन पैसिफिक की मदद करने के लिए सही ठहराएगा। मैं फिलाडेल्फिया गया और प्रेसिडेंट थॉमसन के सामने ये बात रखी। मैंने सुझाव दिया कि अगर पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी मुझे ऐसी सिक्योरिटीज पर भरोसा करेगी जिन पर यूनियन पैसिफिक न्यूयॉर्क में पैसे उधार ले सके, तो हम पेंसिल्वेनिया के हितों में यूनियन पैसिफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन के भरोसे की कई निशानों में से यह उस समय तक सबसे बड़ा था। वह अपनी कंपनी के पैसे को संभालने में अपने खुद के पैसे से कहीं ज्यादा कंजर्वेटिव थे, लेकिन दिया गया इनाम इतना बड़ा था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। अगर $6 लाख का नुकसान भी हो जाता तो भी यह उनकी कंपनी के लिए घाटे का सौदा नहीं होता, और इसका खतरा भी कम था क्योंकि हम यूनियन पैसिफिक को दिए गए लोन के बदले में मिली सिक्योरिटीज उन्हें सौंपने के लिए तैयार थे। मिस्टर थॉमसन के साथ मेरी मुलाकात फिलाडेल्फिया में उनके घर पर हुई, और जब मैं जाने के लिए उठा तो उन्होंने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, याद रखना एंडी, मैं इस मामले में तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, और मैं इस बात पर निर्भर हूँ कि तुम सभी सिक्योरिटीज अपने पास रखोगे और यह देखोगे कि पेंसिल्वेनिया रेल रोड कभी भी
ऐसी स्थिति में ना आए जहां उसे $1 का भी नुकसान हो। मैंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और नतीजा शानदार सफलता रहा। यूनियन पैसिफिक कंपनी बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मिस्टर थॉमसन खुद प्रेसिडेंसी संभालें, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इस पद के लिए पेंसिल्वेनिया रेल रोड के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस ए स्कॉट को नॉमिनेट किया। इसलिए 1871 में मिस्टर स्कॉट, मिस्टर पुलमैन और मुझे यूनियन पैसिफिक रेलवे कंपनी का डायरेक्टर चुना गया। लोन के लिए मिली सिक्योरिटीज़ में यूनियन पैसिफिक के 3 मिलियन शेयर शामिल थे, जो मेरे सेफ में बंद थे, जिन्हें एक कीमत पर लेने का ऑप्शन था। जैसा कि उम्मीद थी, पेंसिल्वेनिया रेलरोड पार्टी के आने से यूनियन पैसिफिक के स्टॉक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शेयरों की कीमत में ज़बरदस्त उछाल आया। इस समय मैंने ओमाहा में मिसौरी नदी पर पुल बनाने के लिए लंदन में बॉन्ड पर बातचीत करने का काम संभाला, और जब मैं इस काम के लिए बाहर था, तो मिस्टर स्कॉट ने हमारे यूनियन पैसिफिक के शेयर बेचने का फैसला किया। मैंने अपने सेक्रेटरी को निर्देश दिया था कि मिस्टर स्कॉट इस वेंचर में पार्टनर होने के नाते वॉल्ट तक पहुंच सकें, क्योंकि मेरी गैरमौजूदगी में यह ज़रूरी हो सकता है कि सिक्योरिटीज़ किसी के पहुंच में हों। लेकिन यह विचार कि इन्हें बेचा जाना चाहिए या हमारी पार्टी को वह शानदार स्थिति खो देनी चाहिए जो हमने यूनियन पैसिफिक के संबंध में हासिल की थी, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मैं लौटा तो पाया कि यूनियन पैसिफिक के निदेशकों का भरोसेमंद सहयोगी होने के बजाय मुझे सट्टेबाजी के मकसद से उनका इस्तेमाल करने वाला माना जा रहा था। 4 लोगों के समूह को कभी भी खुद को एक महान काम से जोड़ने का इतना अच्छा मौका नहीं मिला था जितना हमें मिला था, और ऐसा मौका इतनी लापरवाही से कभी नहीं गंवाया गया। मिस्टर पुलमैन इस मामले से अनजान थे और मेरी तरह ही नाराज थे, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने तुरंत अपना मुनाफा यूनियन पैसिफिक के शेयरों में फिर से निवेश कर दिया। मुझे लगा कि जितना मैं यह करना चाहता था और जो कुछ हुआ था, उसे अस्वीकार करना चाहता था, मेरे लिए अपने पहले दोस्त मिस्टर स्कॉट से इतनी अलग तरह से खुद को अलग करना अशोभनीय और शायद कृतज्ञता होगी। पहले ही मौके पर हमें अपमानजनक तरीके से, लेकिन सही तौर पर, यूनियन पैसिफिक बोर्ड से निकाल दिया गया। ये एक युवा व्यक्ति के लिए निगलने के लिए एक कड़वा घूंट था, और इस लेन-देन ने उस व्यक्ति के साथ मेरे पहले गंभीर मतभेद को चिह्नित किया, जिसका उस समय तक मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव था। मेरे बचपन के दयालु और स्नेही मालिक, थॉमस ए स्कॉट। मिस्टर थॉमसन को इस मामले पर पछतावा था, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, इस पर कोई ध्यान न देने और इसका पूरा नियंत्रण मिस्टर स्कॉट और मेरे हाथों में छोड़ने के कारण उन्होंने मान लिया कि मैंने बेचना ही सबसे अच्छा समझा था। कुछ समय के लिए मुझे डर था कि मैंने मॉर्टन ब्लिस एंड कंपनी के लेवी पी मॉर्टन के रूप में एक मूल्यवान दोस्त खो दिया है, जिनकी यूनियन पैसिफिक में दिलचस्पी थी, लेकिन आखिरकार उन्हें पता चला कि मैं निर्दोष था। ओमाहा ब्रिज के निर्माण के लिए 2.5 मिलियन बॉन्ड के संबंध में बातचीत सफल रही, और चूंकि ये बॉन्ड उन लोगों द्वारा खरीदे गए थे जो यूनियन पैसिफिक से जुड़े थे, इससे पहले कि मेरा कंपनी से कोई लेना देना हो, इसलिए बातचीत उनके लिए की गई थी, न कि यूनियन पैसिफिक कंपनी के लिए। ये बात मुझे उस निदेशक ने नहीं बताई जिसने लंदन जाने से पहले मुझसे बात की थी। दुर्भाग्य से जब मैं न्यूयॉर्क लौटा तो मैंने पाया कि बॉन्ड से मिली पूरी रकम, जिसमें मेरा मुनाफा भी शामिल था, पार्टियों ने अपने कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर ली थी, और इस तरह मुझे एक अच्छी खासी रकम का नुकसान हुआ और मुझे अपने खर्च और समय को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ा। मुझे पहले कभी इस तरह धोखा नहीं दिया गया था, और मुझे इतनी पक्के तौर पर और साफ-साफ पता चला। मैंने देखा कि मैं अभी भी जवान हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है। कई लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कुछ पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है।